हेलो ऑल। मैं संपत सोमानी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिन साइंस यूट्यूब चैनल पर। 2 हफ्ते के बाद में आज हम डिस्कस करेंगे 2 हफ्ते में क्या क्या हुआ। नंबर एक, जो क्रूड ऑयल था वो करीब करीब हम लोग जब 2 हफ्ते पहले 2 महीने पहले जब वीडियो बना रहे थे, ये वीडियो हुआ कि सिंपल चीज है, यूएस डॉलर का आईएनआर में कन्वर्जन और क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट एंड यूजर तक किस तरह से होता है, ये केस स्टडी हमने डिस्कस किया था। अब हम ये जो पैरामीटर्स है ये चेंज हुए हैं। ये तीनों पैरामीटर फेडरल रिजर्व के तरफ से कमेंट्री आई और फेड हाइक जो एक्सपेक्टेड थी 0.25% इंक्रीज, वो नहीं हुई। और बस इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पर हुआ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 महीने के बाद में सिचुएशन क्या है। ओके, सो ये December 23 का डेटा मैंने गैदर किया है समवॉट। ओके, सो क्रूड ऑयल, पहली बात करते हैं क्रूड ऑयल देखिए, नंबर 1 पॉइंट जो $85 पर बैरल गया था, $86 पर बैरल था, वो रिवर्स आके $72 to $73 पर बैरल गया। बिकॉज चाइना में अभी भी मंदी है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, और यूएस में इस साल जबरदस्त प्रोडक्शन है। सो ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्रूड ऑयल जो है वो उसके दाम नीचे रहने में कामयाबी मिली। बट अभी रिसेंटली ये एक 4-5 दिन में क्या हुआ अचानक से। जो बेसिकली रेड सी जो है, वहां पे जो आई मीन पायरेट्स है, समुद्री पायरेट्स, वो अटैक करने लगे हैं शिपिंग्स पर। एंड उसके वजह से जो इंश्योरेंस है हर शिपिंग के ऊपर का हर, तो वो बढ़ने लगा है। उसका इम्पैक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो सी रूट से आ रहे हैं, उसमें होगा डेफिनेटली। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अरेबियन सी से होते हुए, ये जाता है रेड सी से सुएज कैनल से जाता है ऊपर यूरोप में। वो इम्पैक्टेड है। अब इसका अल्टरनेटिव रूट ये है कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप्स ऐसा कुछ तो जगह है, समुद्री लैंड है, उनका पार्ट है। जैसा हमारा अंडमान निकोबार है वैसा उसको लगकर है। तो वहां से होते हुए जाएगा, वहां से पूरा अफ्रीका कवर करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसको करीब करीब 10 दिन का डिले होगा, 10-11 दिन का। और उसके वजह से क्या होगा, शिपिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट होगा, एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा एंड ऑल। बट ये सब चीज करते करते क्या हो गए, क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लगे। $70 पर बैरल का 81 पर बैरल आज का है। आज 28 दिसंबर है। सो क्रूड ऑयल फिर से बाउंस बैक हो गया है। नंबर दो, डॉलर। डॉलर का जो रेट था 83 पर कांस्टेंट है, 83 के नीचे जा नहीं रहा है, बट 83.30 के आसपास ये स्टेबल है। सो ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके कारण क्या है। अगर क्रूड ऑयल दाम नीचे गया तो डेफिनेटली जो डॉलर है वो हम लोग, आई मीन जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग मैक्सिमम रशिया से ट्रेड करते हैं। तो जो डॉलर क्रूड ऑयल के दाम नीचे गए तो डॉलर के दाम हमारा इंपोर्ट बेसिकली कम होगा इन डॉलर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली रुपए को बढ़ोतरी मिलना चाहिए, आई मीन 83.30 का 83 पर आना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखिए उसके 2-3 कारण मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन, जो रशिया से जो एग्रीमेंट्स हुए, रशिया के जो नोस्ट्रो अकाउंट्स उन्होंने, वो स्ट्रो अकाउंट्स उन्होंने खोल के रखे इंडिया में। हम लोग पेमेंट करते थे उनको आईएनआर में। एंड रशियन कंपनीज जो, जिन्होंने सोचा था कि वो आईएनआर जो है वो दे विल री इन्वेस्ट इट, इस तरह से कुछ करार हुआ था। बट अब आज की तारीख में रशिया के पास में इतने आईएनआर हो गए हैं, जो आईएनआर आउटसाइड इंडिया कैसे चलेंगे, तो उसको वैल्यू नहीं आ रही है। तो रशिया ने कह दिया कि हमें युआन दीजिए, नहीं तो फिर दुबई का दिनार दीजिए, उस करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे। जो रुपए का ट्रेड होता हुआ दिख रहा था हमें पिछले एक 4-6 महीने में, अब वो रशिया के पास में सफिशियंट आईएनआर हो गया है उनके इंडियन बैंक अकाउंट में। तो अभी वो डेफिनेटली दे विल आस्क इन डिफरेंट करेंसी। तो यहां से रुपया जो है 83.30 है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गया और हमारा डिपेंडेंसी ऑन सऊदी अरेबिया बढ़ गया, ओके, जो जो डॉलर में पेमेंट लेता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट घट गया, तो ये डॉलर 84 के पास जाने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे लगता है। सो क्रूड ऑयल पॉजिटिव मार्क है, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। $81 पर बैरल आज के 2 महीने में भी ये पॉजिटिव है। लेकिन मैं रुपये के लिए मैं इसे मैं बोलूंगा एम्बर, नॉट रेड, नॉट ग्रीन, ठीक है।
अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, 10 ईयर के यूएस बॉन्ड यील्ड। जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है, वो यूएस का बॉन्ड यील्ड करीब करीब 4.9 जाके रिवर्स आया है। तो आज 4.10 है। तो सिंपल चीज है, जितना बॉन्ड यील्ड कम, उतना एफआईआई का विड्रॉवल कम। क्या रैशनल है? देखिए, यूएस बॉन्ड यील्ड 4.8, तो उनके देश में ज्यादा रुपया, ज्यादा ब्याज मिलेगा 4.8 4.9 पर। करेक्ट है? तो वो इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकालते थे, अपने देश में डंपिंग करते थे। अब ये बॉन्ड यील्ड जो है, ये 4.10 पर आ गया। इसका मतलब क्या है? उनके यहाँ पे कम मिलेगा, तो जो विड्रॉवल का रेट था इमर्जिंग मार्केट से, वो कम हो गया। इसीलिए हमारे दिसंबर मंथ में देखोगे कि एफआईआई वापिस आ गए, एफआईआई ने पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो ये यूएस बॉन्ड यील्ड जो है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। मैं इसको ग्रीन मार्क करूंगा दिसंबर के लिए, ठीक है? तो सर्टनली, अब देखिए, अगर ये यूएस बॉन्ड यील्ड, अब ये कम होने का कारण क्या था, मैं बताता हूं। 8 से 10 दिन पहले यूएस फेड की कमेंट्री आई, करीब करीब कि 2024 में वो 3 बार रेट कटौती कर सकते हैं, मतलब 0.25 0.25 0.25 0.75% की रेट कटौती होगी 2024 में। प्लस उन्होंने ये कहा कि जो ब्याज बढ़ाने का टाइम था, वो पीक पर है। इसका मतलब सिंपल चीज है, उनको बेरोजगारी रेट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है यूएस में, तो इसके आगे यूएस रेट बढ़ाने वाले नहीं है। तो ये सिग्नल पॉजिटिव मोमेंटम भर दिया, इमर्जिंग मार्केट में पैसा वापस से आने लगा, यूएस बॉन्ड यील्ड फिसलने लगी। करेक्ट? ठीक है, बढ़िया। सो यूएस फेड कमेंट्री देखिए, 0.75% रेट कटौती इन 2024। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे 0.2% के आसपास, पर 2% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये कितना आया है सितंबर में? 1.1% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब सिंपल चीज है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का जो गैप है, वो कम हो रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। मैं ये बोलूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, इसका मतलब सिंपल चीज है, करंट अकाउंट डेफिसिट जितना कम, फिस्कल डेफिसिट जितना कम, उतने सरकार पेट्रोल के प्राइसेस कम करने में सक्षम होती है। राइट नाउ, अब आता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट जो है, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 6%, 6.5%। जैसा जैसा ये बढ़ रहा है, सरकार का खर्चा जो है वो बढ़ेगा। अब हमने ये यहाँ पे बात भी किया था कि 6 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सरकार ज्यादा खर्चा करने का प्लान नहीं करेगी, बिकॉज फिजिकल डिपॉजिट, फिजिकल डेफिसिट जितना बढ़ाएंगी, उतना उनको पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। एंड उसके वजह से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ता है, एंड उसके वजह से क्या होता है, सिंपल, कि जो हाउस होल्ड नीड्स वाले गुड्स है, वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो इसके लिए हमने बात किया था लास्ट टाइम। अब मैं ये करता हूँ, उनकी जो लेटेस्ट कमेंट्री है कि फिस्कल डेफिसिट जो है, वो करीब 6% पर आ गया है, 6% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट क्या है इन शॉर्ट, कि आपका खर्चा माइनस इनकम। तो ये जो रेशो है, ये खर्चा ज्यादा करती है गवर्नमेंट, इनकम कम आती है डेफिनेटली, तो ये 6% ऑफ जीडीपी है। तो ये जो है, ये पिछले इन दिस फाइनेंशियल ईयर पहले 6 महीने में काफी खर्चा किया है सरकार ने, बहुत अच्छे से रोड कंस्ट्रक्शंस में जो पैसा लगाया है, तो उसके वजह से, एंड सब्सिडी में पैसा गया है। फार्मर सब्सिडी हो गया, फिर आप बोलोगे कि ईवी की सब्सिडीज है, फिर उसके बाद में राशन है, फ्री राशन है, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, डिफेंस में जो डिफेंस का बजट अलोकेट कर किया जाता है, करीब करीब 3 साढ़े 3 लाख करोड़ का। तो वो सर्टनली स्पीकिंग, ये जो है, इसमें काफी कुछ हमको मदद मिली फिजिकल डेफिसिट कम करने में। तो ये, बट उनके कमेंट्री ये है, आने वाले 4-5 महीने में ये कटौती कम करेंगे, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल रहने वाला है। ओके, अब आता है कोल प्राइसेस। देखिए, कोल प्राइसेस जो है, वो अभी भी 160 $165 पर टन के इसमें ग्लोबल प्राइसेस में कम मतलब स्टेबल है। मैं ये बोलूंगा, बढ़ भी नहीं रही है और ये घट भी नहीं रहे हैं। बट क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे जो आज भी है,
60% एनर्जी जो है ये 60 to 65% कोल एनर्जी से आती है। मतलब बेसिकली ये थर्मल पावर से आती है। थर्मल पावर को कोल लगते हैं। तो कोल, जितना कोल इंडिया देता है उससे ज्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब कोल कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया से। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट होता है। तो कोल प्राइसेस जो है वो ईवी का ईवी सरकार ने जैसे ही जून महीने में जो सब्सिडी कट की ईवी टू व्हीलर के ऊपर, तो वैसे ईवी के बायर्स घटने लगे। बिकॉज पहले जो सब्सिडी मिलती थी 15,000 पर किलो वैट बैटरी का, तो वो 5,000 रुपीज पर किलो वैट पर आ गया। तो इसका मतलब सिंपल चीज है, 10,000 रुपए पर किलो वैट कम मिलने लगे। तो डेफिनेटली बायर्स कम होंगे टू व्हीलर के। फोर व्हीलर में पहले से ही स्टेबल था, तो उसमें कटौती नहीं दिखी है। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि कोल प्राइसेस अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि ईवी की डिमांड भी थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है। ना बढ़ भी नहीं रही है, ना अभी घट भी नहीं रही है, स्टेबल रेट से चल रही है। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी अभी भी कंट्रोल में है। यस, डेफिनेटली कई कई जगह पे एक्स्ट्रा बारिश, कई कई जगह पे बिल्कुल बारिश नहीं। बीच में टोमेटो के दाम बढ़ गए थे, उसके बाद में प्याज के दाम बढ़ गए थे। बट सरकार ने काफी अच्छे डिसीजन लिए, उन्होंने एक्सपोर्ट रोक दिया। एक्सपोर्ट रोक दिया तो इसका मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन जो प्राइसेस है वो नीचे रह गई। सरकार को भी मालूम है इलेक्शन आ रहा है, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। अगर रेट कंट्रोल रखेंगे तो ही इलेक्शन जीत सकते हैं, कोई भी सरकार हो। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये इकोनॉमिकल फैसला लिया उन्होंने, एक्सपोर्ट रोको। बट एक्सपोर्ट रोकने से क्या होता है? एक्सपोर्ट रोकने से आपका जो करेंसी है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट भी कम है, और रुपया जो है वो 84 के लिए जाने के लिए रेडी है, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं। तो यस, बट हमें ये फायदा मिल रहा है, इन्फ्लेशन कम है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा अभी भी ये 6.5% में इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं मानूंगा कि फुल्ली कंट्रोल है। 6 साढ़े 6% इन्फ्लेशन है। अगर कोई अगर कमा रहा है 9% के रफ्तार से, तो इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग वो कमा रहा है 2.5%। क्योंकि 6.5% तो इन्फ्लेशन में चला गया है बढ़े हुए प्राइसेस को एडजस्ट करने में। तो ये रहा दिसंबर 23 का डेटा। इसी वजह से मार्केट भाग रहा है। काफी सारे यहाँ पे ग्रीन पॉइंट्स है, काफी सारे एम्बर में है, कोई रेड डेटा नहीं है। और बस इसी वजह से मार्केट जो है काफी सारे अच्छे चीजों की वजह से भाग रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी एकदम रेजिलियंस मोड में है। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई इमर्जिंग मार्केट जो है जिसमें ये इतने अच्छे अच्छे सारे डेटा है। एंड यस, आने वाले 2024 में मैं एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि यूएस फेड ने जैसा अनाउंसमेंट किया, उसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा? गोल्ड प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सिल्वर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी अभी देखिए, पिछले 15 दिन में जैसे ही ये डिसीजन आया यूएस फेड की तरफ से, करीब करीब 1,500 रुपए से गोल्ड बढ़ गया। तो मेरा ऐसा मानना है 2024 में गोल्ड ये समवेयर 7,000 रुपीज पर ग्राम जाएगा। और सिल्वर जो है वो 82 रुपीज पर ग्राम जाएगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। एंड अभी बगैर रेट कट किए हुए ये अभी 64,300 के आसपास में है। करीब करीब 24 कैरेट का मैं गोल्ड का बात कर रहा हूँ। ये 70,000 पर 10 ग्राम जाने का मैं सोच रहा हूँ। तो यस, तो यस, आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कन्विंसिंग लगी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।